हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और भैया आप कितनी भी वीडियो क्यों ना देख ले, इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको कुछ अलग फील होगा और आज आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि हम उन्हीं सारे क्वेश्चन को लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भैया, जो घुमा फिरा कर आपका जो दिमाग है ना कन्वर्ट कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो इन्हें सॉल्व कैसे करें। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से है और सारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम रहने वाला है। ठीक, कह रहा है कि दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। फिर कह रहा है उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। और यहां पर भैया हमने लिख भी दिया है प्यारे बच्चों कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं लिख दिया बबुआ, क्योंकि ये है भी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है ना, विगत ईयर में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे पहले समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि भैया दो नियत विभव वाले आवेशित समान गोलों को वायु में रखा है। तो भैया जब r दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, आप सभी को पता है कि जैसे दो आवेश हैं Q1 Q2 और r दूरी पर रखे जाएं तो इनके बीच लगने वाले बल का जो फार्मूला है वो कूलाम के नियम के अनुसार भैया क्या होता है बच्चों, तो वो हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है और इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है भैया, क्या देते हैं बच्चों, समीकरण 1। अब आगे कह रहा है कि उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रख दिया जाए। यानी अभी तक क्या था, जब हमने दो आवेशों के बीच का बल निकाला तो यहां पर वो अब कह रहा है कि उन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दो। तो यहां पर प्यारे बच्चों अब लिखेंगे वही चीज कि यदि कह रहा है गोलों के बीच यदि के परावैद्युतांक माध्यम हो, यानी अब उन्हें क्या है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में जब रख दिया जाए गोलों को, ठीक है, तब जो बल कार्य करेगा भैया अब उसको अपन F डैश ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का के हो जाएगा। और उसके बाद भैया ये तो आपका Q1 Q2 और अपान का R स्क्वायर, ये इतनी बात समझ में आ गई बबुआ। इसको इक्वेशन नंबर भैया क्या दे देते हैं 2, यानी समीकरण 2 दिया। अब समीकरण भैया हम 2 में 1 का भाग लगा दे। ठीक है भैया, तभी तो हमको इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि इसी बल के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पर अपन लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण, इधर अपन लिखेंगे कि समीकरण 2 में 1 का भाग। ठीक, जब भाग लगा दे समीकरण 2 ये है तो भैया F डैश और अपान इधर का भैया F हो जाएगा बराबर, अगर आप देखिए तो F डैश यानी ये वाला पूरा वैल्यू, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा F डैश अपान F बराबर, तो F डैश वाला वैल्यू इधर है तो इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का के है भैया, है ना। और उसके बाद यहां पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और नीचे भैया F वाला जो मान है वो पूरा ये है,
यानी यहां पर केवल के नहीं लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब ये भैया कट गया इससे, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी पूरा का पूरा कट गया, ये भी पूरा का पूरा कट गया। तो भैया बचा क्या, यहां पे बच गया भैया एफ डैश अपान एफ बराबर इधर 1 के बच गया है। क्या बच गया है, 1 के। अब इसको थोड़ा सही तरीके से अगर लिखना चाहें बच्चों, अगर इसको सही तरीके से लिखना चाहें, हमको चाहिए क्या, केवल एफ डैश चाहिए। तो एफ डैश बराबर ये भैया इधर ले जाओ एफ अपान के, एफ अपान के, यही क्या हो जाएगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर को उठाओगे, आपको न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। तो है ना क्वेश्चन लाजवाब। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये सारे के सारे बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। फिर से बता देते हैं बबुआ, हल्के में मत लीजिएगा, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कूलाम के नियम की व्याख्या के लिए। ये तो भैया हम लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी शॉर्ट में समझा चुके हैं, लेकिन ये अक्सर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में ज्यादा देखने को मिला है, इसलिए फिर से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर रख लिया है, नहीं तो इसको वैसे भी नहीं रखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वही चीज भाई कि इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के नजरिए से, इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। ठीक, चलिए देखते हैं। अब कूलाम का नियम क्या है भाई, आप इसको अच्छे से समझ ही चुके होंगे। कूलाम का नियम क्या है, तो देखिए कूलाम का नियम यह कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत जो बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए जब ये केवल और केवल भैया पूरा कूलाम का नियम केवल पूछ लिया जाए फार्मूले का, तो 1 नंबर में आता है। कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए, इस टाइप से पूछता है तो 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो यहां पर पहले समझते हैं। मान लिया भैया यहां पे प्यारे बच्चों एक आवेश Q1 है, और यहां पे एक आवेश क्या है, Q2 है, एक आवेश Q2 है। उसके बाद भैया इनके बीच की दूरी, मान लिया कि इनके बीच की जो दूरी है ना भैया, वो क्या है, R है, बीच की दूरी है वो R है। तो कह रहा है कि इनके बीच लगने वाले बल, यानी इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, उसी के आधार पर क्या है, कूलाम का नियम दिया गया है। अब यहां पर भाई जो बल लगेगा वो आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण। अब आकर्षण कर एक क्वेश्चन, मतलब एक पेपर में यह भी आया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कब आकर्षण होता है और कब प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना, अभी इसके बारे में हम नीचे ये चर्चा करेंगे। तो चलिए ये समझ में आ गया कि मान लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, अब वो बल किस पर निर्भर करता है, वही क्या है, कूलाम के नियम की व्याख्या करता है। तो यहां पर वही चीज कहा गया है ना कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच ये जो बल है ना, इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आपके सामने भैया 2 समीकरण बनेंगे। पहला हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो लगने वाला बल है F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। ठीक है भैया, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा भैया समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा कह रहा है कि जो लगने वाला बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 2 को मिलाने पर
अगर 1 व 2 को मिला दिया जाए, ठीक है भैया, समीकरण 1 व 2 को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल। ये एफ प्रोपोर्शनल कितना, ऊपर क्या है भैया Q1 इंटू Q2 है और नीचे का आर स्क्वायर है, नीचे का आर स्क्वायर। अब यहां से भैया एक चीज ध्यान देना, जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या है, एक नियतांक लग जाएगा, के हो जाएगा, और ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना हो गया। और जहां जहां याद रखना, ये जो के है, ये के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस कदर क्या हो जाएगा भैया, यहां पे भैया इस कदर क्या होगा, इस कदर आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, है ना, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाएंगे। तो यहां पे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, फिर एफ बराबर, जब ये के बराबर, के क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसके स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यही क्या है, कूलाम्स लॉ है, बोले तो यही कूलाम का भैया नियम हो जाता है। ठीक है बच्चों, यही क्या होता है, कूलाम का नियम, जहां पे इसका मान कितना होता है, ये मान कभी कभार पूछ लेता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के घात 9, कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। हालांकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यू जितने कांस्टेंट होते हैं वो आपके सबसे, जो पेपर होगा क्वेश्चन पेपर, सबसे लास्ट वाले पेज पर सारा का सारा वैल्यू लिखा होता है, भले आपको याद ना हो फिर भी लिखा रहता है वहां। ठीक है, तो ये रहा कूलाम का नियम। तो ये आपका 2 नंबर में ज्यादातर पूछने भाई मतलब दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी आगे क्वेश्चन का लेवल बहुत मजेदार है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तो आसान आसान लग रहा है ना आपको, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भैया छोड़ना नहीं है। हमने बोला ना बच्चों, इस टाइम पढ़ो वही जो एकदम दमदार तैयारी आपकी करवा दे, यानी ज्यादा से ज्यादा वही पढ़ो कि जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अब जैसे समविभव पृष्ठ क्या है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर देखें तो 2025, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 15 ऐसे ही नहीं लिख दिया भैया। अगर इस भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो ना, आया ही, फालतू का नहीं लिख दिया है कि ऐसे ही लिख दिया है, नहीं, ये क्वेश्चन ही बड़ा प्यारा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए, समविभव पृष्ठ को समझने से पहले यहां पे आपको एक सर्कल बना के समझाना पड़ेगा। जैसा कि हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और सर्कल बनाने के बाद अब समझने का कह रहा है कि किसी मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, एक वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ खींच लिया गया, खींचा गया वह पृष्ठ जिस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो बच्चों, समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये कोई भाई मान लेते हैं गोला है और पता है कि इसको दिया गया जो आवेश है वो क्या है, समान रूप से इस पे ऐसे वितरित हो जाएगा। ठीक है भैया, वितरित हो जाएगा। तो यहां पे भैया इस पे जो खींचा गया पृष्ठ होता है, ठीक, समान रूप से मतलब इस तरह से, ठीक, क्योंकि ये अभिलंबवत होता है वैद्युत क्षेत्र के, ठीक, ये चीज होता है। अब यहां से भाई आप रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से खींच सकते हैं, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होता है, याद रखिएगा। तो यही जो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वही क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा एकदम सिंपल है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित
सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम ही है समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं है ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो समविभव पृष्ठ की भैया विशेषताएं क्या है, ठीक है। पहला समझते हैं बच्चों एक एक करके। इसमें पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है, ठीक है, क्योंकि दिया गया आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है तो विभव समान होता है। दूसरा है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश ले जाना है तो किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है ना। क्या होगा भैया, शून्य होगा। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तीसरा यह है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और जो चौथा है भैया कि इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ को 90 अंश पर काटती हैं। यानी इसमें अगर देखा जाए इस पर ये अभिलंब है, इस पर ये अभिलंब है, ठीक है ना, और उसके बाद इस लाइन पर ये अभिलंब है, तो चाहे जिस तरफ से देखे इसमें क्या है, सभी एक दूसरे के अभिलंबवत हैं। तो ये होता है समविभव पृष्ठ की भैया विशेषताएं। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें उलझने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा क्या मजेदार धीरे धीरे होता चला जाएगा, ठीक। और ये आपके रेगुलर ऐसे परेशान करने वाले क्वेश्चन है बच्चों को। और हाँ इतना जरूर कहेंगे भैया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ते हो ना तो उसके बाहर का सोच भी नहीं सकता, ठीक है। जो भी पेपर सेट बनाएंगे अगर एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो आपका कुछ भी नहीं बचता उसके बाद, ठीक। तो एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन हमने उठाए हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैटर्न ही एनसीईआरटी है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है किन किन राशियों पर निर्भर करती है। देखिए क्वेश्चन ये 2025 में आया है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वहां अलग हो गया था। तो भाई पूछा क्वेश्चन सेम था लेकिन पूछने का तरीका अलग कर दिया था, बस इतना याद रखो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 25, 22, 20, 18, अब उसके पहले का नहीं लिखा है, उसके पहले भी आया हुआ है, ठीक, बहुत पीछे का नहीं लिखते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। अब एक चीज ध्यान दो भैया, एक चीज आपको ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला होता क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो भैया क्या होता है बच्चों, तो वो होता है सी बराबर क्या होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान का डी। ये फार्मूला होता है, क्लियर भैया, ये फार्मूला होता है और आप सबको मालूम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। अब यहां पे कह रहा है कि इसमें धारिता जो है वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है भैया। तो सबसे पहला होता है, अब एक एक नंबरिंग करके समझते चलेंगे। सबसे पहला कि यह परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, अर्थात ये क्या हो जाएगा भैया, अर्थात हम कहें तो यहां पे जो C है वो C प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भैया के। इसका मतलब यह है बच्चों कि इसका मतलब यह है
कि यदि कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए प्लेटों के बीच में तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। और जो 2025 में पूछा था यही पूछा था, यहां पूछा था कि मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए। तो परावैद्युतांक पदार्थ वही चीज है कि भैया जो परावैद्युतांक मतलब ये धारिता होती है परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, मतलब इसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, कहने का अर्थ यही है कि परावैद्युत पदार्थ भर देने पर ये जो धारिता है, धारिता का मान भी भैया क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। चलिए अब उसके बाद दूसरा देखते हैं बच्चों। ठीक है, इधर जगह है, इधर देख लेते हैं। दूसरा है भैया, दूसरा है कि धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, अर्थात अर्थात क्या होगा भैया कि यहां पे जो C है वो प्रोपोर्शनल किसके, A के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी यही होता है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटाएंगे यानी प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता भी कम हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है। ठीक है भैया, आई बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना बबुआ, होना भी चाहिए। और नेक्स्ट है भैया कि धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जो धारिता होती है ना भैया वो C प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/D के। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अब देखिए यहां व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी, यहां पे प्लेटों का क्षेत्रफल, लेकिन यहां प्लेटों के बीच की दूरी अगर कम होगी तो धारिता बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम होगी। ठीक है भैया, तो ये आप तीन चीजें याद रखना। और 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये कहा था कि यदि क्षेत्रफल दुगना पड़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर, फिर कहा था दूरी आधी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा परावैद्युतांक भर दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी बस वही बदल दिया गया था, लगभग मिलता जुलता था। ठीक, बस कुछ भी हो, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और बाकी चाहे इसमें जो कुछ करे। नोट कर लीजिए भैया। हो गया, अब तो जुकाम भी हमको फिर से जकड़ रही है। चलिए भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक दमदार लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं भैया, ठीक, और हल्के में मत लीजिएगा बबुआ, फिर से बता दे रहे हैं आपको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना क्योंकि ये 2024 में किसी भी सेट में नहीं आया, नहीं तो ये रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अगर 24 में वो क्या कहते हैं 2025 में नहीं आया तो 2026 में हो सकता है कि आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी हमको तो देखना पड़ेगा ही क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया समझते हैं, कह रहा है एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है, एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, तार की प्रतिरोधकता मतलब पदार्थ की प्रतिरोधकता
तीसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भैया तीन चीजों के बारे में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं। हमसे बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन की फोटो भेजा और बोलते हैं सर कैसे लगेगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। देखिए, कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए, और हमने आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन में ही बताया था। अब चाहे दोगुनी की जाए, तीन गुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, या फिर 4 गुनी कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए बस एक ही फार्मूला। पहला कह रहा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले से। तो यहां पर क्या कह रहा है कि भैया लंबाई 3 गुनी, लंबाई कह रहा है, सॉरी 3 गुनी नहीं 2 गुनी है, 2 गुनी, 2 गुनी कर देने पर। अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है, देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है भैया, तो अगर जब भी प्रतिरोध निकालना हो तो एक आर डैश बराबर, यानी एक फार्मूला होता है कि नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर, एन का मतलब गुना, जितना गुना गुनी रहे, गुने का स्क्वायर, यानी 2 गुना किया है, गुना स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या है भैया, पुराना प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब यहां से मतलब आर, ये फार्मूला आप इसलिए हमने लिखा है ताकि आप हमेशा के लिए याद रखो कि जब भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन आए तो आप ये फार्मूले से निकाल सको। अब यहां पे प्यारे बच्चों आर डैश बराबर आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर गुणे आर। तो यहां पे आर डैश बराबर एन स्क्वायर 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना का मतलब यहां पे भैया आप क्या करो, 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, कुछ दिया नहीं है, अगर दिया होता तब हम निकालते, दिया ही नहीं है, तो आर डैश बराबर कितना हो जा रहा है, ये 4R हो जा रहा है। ठीक है, आर डैश बराबर 4R हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया कि प्रतिरोध जो होगा, जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिरोध होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा भैया, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना बबुआ, ये याद रखना, इसी से आप निकाल पाओगे प्रतिरोध जब भी निकालना हो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब एक चीज याद रखो, एक फार्मूला होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता में भैया दूसरा चीज होता है कि रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये फार्मूला आपको मालूम है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो एक चीज ध्यान देना, अगर तार की, यहां पर ध्यान दो, तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो जो प्रतिरोधकता है वो तार पर नहीं बल्कि तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है ना, वो तार की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो किस पर निर्भर करता है, तो वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात को अपने माइंड में आप स्टोर कर लीजिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता चालक पर नहीं, यानी तार पर, यहां तार लिखा है तो तार ही लिखिए या चालक लिख दीजिए। ठीक है, चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जो प्रतिरोधकता होती है भैया, वो उसका लंबाई खींचकर 2 गुना किया जा रहा है, 4 गुना किया जा रहा है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बल्कि वो मतलब किस पदार्थ का बना हुआ है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इतना याद रखना भैया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, नियत रहेगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है, इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। अगला क्वेश्चन जो है भैया, अगला क्वेश्चन तीसरा जो है देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना अनुगमन वेग को दर्शाते हैं v सफिक्स डी से। v सफिक्स डी से भैया एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है EV अपान ml। ठीक है, EV अपान ml इंटू का यहां पे टाउ होता है। ठीक, ये एक फार्मूला होता है किसके, प्रतिरोधकता के बराबर। ठीक है भैया, प्रतिरोधकता के बराबर ये एक फार्मूला होता है। अब यहां से अगर आप देखें EV अपान ml और यहां पे इंटू टाउ, ये क्या होता है भैया, ये डेरिवेशन भी करवाए हैं। तो ये फार्मूला होता है अनुगमन वेग के बराबर। अनुगमन वेग के बराबर होता है तो इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, और वो चीज ये है कि जो अनुगमन वेग है ना, अनुगमन जो वेग है v सफिक्स डी है, ये अनुक्रमानुपाती किसके है, तो ऊपर भैया यहाँ पे 1 अपान एल मान सकते हैं, नीचे ये एल है तो 1 अपान एल के है। ठीक है, तो यहां पर अगर लंबाई दोगुनी की जा रही है तो यहां पर अगर भैया मान 2 रखेंगे, अगर मान हम 2 रखेंगे तो यहां पे भैया v सफिक्स डी अनुक्रमानुपाती 1/, भाई एल का मान 2 रखेंगे, यहां पे 1/2 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि अनुगमन वेग आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। ठीक, चलिए आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा पानी पी लेते हैं तब तक। और वैसे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह भी बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन है भैया, और रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना यह क्वेश्चन भी रेगुलर बेस पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, यह भी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बताया ना कि अक्सर आपके दिमाग में यही सारे प्रश्न लाते हैं कि भाई इनकी शुरुआत कहां से करें, कैसे लगाएंगे इनको। तो चलिए बताते हैं। ठीक, एक फार्मूला होता है भाई, अगर प्रतिरोध के बारे में पूछा है तो उसी से संबंधित हम फार्मूला लिखेंगे। तो एक फार्मूला इसके पहले हमने देखा कि रो बराबर आर ए अपान एल, आर ए अपान एल इसके पहले भी बताया था प्रतिरोधकता में। ठीक है ना, अब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इसी को अगर भाई किसके बराबर लिखना हो, आर के बराबर, तो अगर इसको आपको आर के बराबर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे जरा बताइएगा भाई। आप इसको देखिए, अगर ये रो अपान 1 करेंगे तो ये आर ए अपान एल है। ठीक है, एकदम छोटे से बच्चों की तरह समझाते हैं आपको। तो आप इसका क्रॉस गुणित करेंगे भैया, रो इंटू का एल लिखेंगे। ठीक है, और इसके बराबर इधर मतलब इधर क्या है, आर ए लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे नहीं, उसके बाद आर बराबर लिखेंगे रो इंटू एल अपान ए लिखेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो मतलब यहां पे हम क्या कह सकते हैं,
आर बराबर ये रो इंटू का ए और अपान का ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, किसके, एल के बराबर। ठीक है भैया, तो आर के बराबर रो इंटू ए अपान एल। अब यहां से जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, हमको यही निकालना था। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है वही चीज निकालना था। तो हम लिखेंगे भैया कि प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब पहला देखिए भैया, पहला क्या है, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी ये आर किसके अनुक्रमानुपाती है, ए के। आर दूसरा किसके अनुक्रमानुपाती है, रो के। ठीक है, और आर किसके अनुक्रमानुपाती है, 1/L के। तो यूं कह सकते हैं क्षेत्रफल के पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके पहले क्वेश्चन आया था। और तीसरा है लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहां किन किन कारकों पर पूछा है, तो अगर वैसे पूछता तो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और इसकी प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती ऐसा कुछ लिखते। तो यहां पर इन तीनों पर निर्भर करेगा, तो पहला लिखेंगे कि यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक भैया, दूसरा लिखेंगे बच्चों कि यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी फार्मूले में एल है तो इसका मतलब लंबाई पर भी निर्भर करेगा, ए है तो इसका मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अब रो है, रो क्या है, तो भाई प्रतिरोधकता है, तो इसका मतलब अब प्रतिरोधकता हमेशा हमने बताया कि चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, तो यह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, आपको याद रखना कि इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अक्सर ये एग्जाम में आपका रेगुलर बेस पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक, कभी कभार ऐसा हो जाए कि भैया क्वेश्चन छूट जाए, नहीं तो ये मतलब रेगुलर आता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला कह रहा है कि चुंबकशीलता, तो भैया निर्वात की चुंबकशीलता के बराबर फार्मूला क्या होता है, बताइएगा भाई। चुंबकशीलता के लिए फार्मूला क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता के लिए भैया फार्मूला होता क्या है, तो बताना बच्चों क्या होता है। म्यू नॉट बराबर क्या होता है, 4 पाई इंटू का 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। याद आया कुछ? याद आया कुछ भैया? ये होता है म्यू नॉट के बराबर। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। और दूसरा है बबुआ वैद्युतशीलता। दूसरा क्या है भैया, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, अब दूसरा वैद्युतशीलता है, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होता है, 9 गुणे
10 के घात 9 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कितना? अब भाई संबंध पूछ रहा है तो, या फिर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, का मान क्या होता है, ठीक है, ऐसा पूछ लेता है। या फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² होता है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है, यानी दोनों का गुणनफल निकालना है, याद रखना। अब यहां समझ में आ गया भैया, अगर म्यू नॉट, अब म्यू नॉट इंटू का एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो भाई अगर आपको म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट निकालना है भैया तो लिखेंगे म्यू नॉट इंटू का एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब म्यू नॉट का मान थोड़ा नीचे से लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, म्यू नॉट का मान क्या है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है भैया, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, तो 1 मिनट, कहां गया भाई, हाँ एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, तो ये 9 इंटू 10 कितना है भैया, तो 9 है, इतना हो गया, ठीक है। और 1 मिनट 1 मिनट, ओ हो, ये गलती गलत कहां से लिख दिया, वही चीज कह रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी। तो ये वैद्युतशीलता जो लिखा है भैया, ये गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया बबुआ। देखिए अगर हम बात कर लें तो ये जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक, पहले समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान कितना होता है, पहले समझो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान 9 गुणे 10 के घात 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट जब करेंगे तो भैया ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 9 की मतलब 10⁻⁹ ये हो जाएगा भैया, हमने तो मतलब यहीं से थोड़ा गलत कर दिया, दिमाग देखो हो ही जाता है भैया, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट निकालना है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट का मान कितना है बबुआ, 4 पाई इंटू 10 कितना प्यारे बच्चों, -7 इंटू का एप्सिलॉन नॉट का मान ये निकला 1/4 पाई इंटू का 9 इंटू 10⁹ अब यहां से देखिए ये जो है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब हम लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब ये इसको नीचे लाओ, 1 ये हो गया 9 इंटू का 10 भाई ये 10 के घात -7 है, नीचे आएगा +7 हो जाएगा, तो 9 7 16, 10 के पावर में 16 हो गया। या फिर इसको म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं 1 इसको भैया 3 लिख सकते हैं, और 10 के घात ये 8, अब पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, है ना बच्चों, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू का एप्सिलॉन नॉट बराबर के, ये भाई 3 गुणे 10 के घात 8 लिखेंगे, चूंकि 3 गुणे 10 के घात 8 ये मीटर पर सेकेंड, ये किसका मान, सी का मान होता है, किसके बराबर, ये सी के मान के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे बच्चों अपन क्या लिख देंगे, 1 ये सी, इसका मान सी है तो सी का स्क्वायर। अब आप चाहे संबंध डायरेक्टली यही कर सकते हैं, यही, या इसको भैया कभी कभार हमने बताया ना, इसको एक अलग तरीके से पूछता है, या एक अलग तरीके से क्या पूछता है, कैसे पूछता है, चलिए बताते हैं। देखिए अगर सी यहां ले जाओ, समझो पहले, अगर सी यहां ले जाओ तो सी स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या सी अकेले बराबर जब करोगे 1/रूट में यही म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, क्योंकि कभी कभार कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सी बराबर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये रूट में होता है, तो ऐसा भी पूछ लेता है। तो भैया आप याद रखना ये भी, ठीक, समझ में आ गया बबुआ, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक, और इसका फार्मूला भी। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। आप चाहे 25 का उठाओ, 24 का उठाओ, 23 का उठाओ, 22 का उठाओ, 21, यहां तक कि आपका 20, मतलब इनमें से भैया आपको एक दिखाई पड़ता है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर परिभाषा नहीं पूछा तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ लेगा, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले भाई परिभाषा हम समझते हैं कि धारा सुग्राहिता की, फिर उसके बाद देखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। और बहुत सिंपल सा ये भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया, नहीं तो बताते ना इसको। देखिए धारा सुग्राहिता क्या होता है, तो यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। यानी धारा जो कुंडली में जो धारा मापी में जो धारा सुग्राहिता होती है भैया, ये क्या होता है, कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी यहां पे भाई सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रति एकांक धारा के उत्पन्न विक्षेप के बराबर जो धारा है वही धारा सुग्राहिता है, ठीक। अब धारा सुग्राहिता का जो मेन है यहां फार्मूला है, इसमें का भैया जो मेन है फार्मूला वो है आई एस बराबर एन ए बी अपान होता है सी, ठीक है, क्योंकि प्रमुख हमने बताया ना फार्मूला ही होता है। जहां पर एन क्या है, जहां पे याद रखना भैया, ये आपका एन क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, उसके बाद सी क्या होता है। अब देखिएगा जो ये होता है भैया क्या कहते हैं, एन, एन क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक है। और ए क्या है, क्षेत्रफल, यानी कुंडली का क्षेत्रफल। उसके बाद बी क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को। उसके बाद नीचे सी क्या है, ऐंठन बल युग्म या बल आघूर्ण कह लें, ठीक है, बल आघूर्ण। अब उसके बाद नीचे क्या है भैया, नीचे है वोल्टेज सुग्राहिता। देखिए जैसा धारा सुग्राहिता है सेम वैसी ही परिभाषा वोल्टेज सुग्राहिता की, बस अंतर इतना हो जाएगा भैया, अंतर क्या हो जाएगा, जहां पे यहां पे हमने प्रति एकांक धारा है वहीं प्रति एकांक वोल्टेज बोल देंगे, बस बस इतना अंतर। तो यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है, ठीक। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वी एस बराबर, इसका जो फार्मूला हो जाएगा भैया वो हो जाएगा वी एस बराबर यहां पे एन ए बी अपान सी इंटू का आर हो जाता है, ठीक। ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला वोल्टेज सुग्राहिता। अब जो आर यहां पर एक्स्ट्रा जुड़ा है, फार्मूला वही सेम होता है, बस आर नीचे, आर क्या है तो भैया प्रतिरोध हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, यानी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक व विमा लिखना है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक भी है लिस्ट में, लेकिन जितना इसको पूछा गया है उतना उसको नहीं। लेकिन स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक भैया बखूबी हमने बहुत अच्छे से समझा है, बार बार इसे, ठीक। आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2024, 23, 22, 18, 17 लगातार आया है, लेकिन 25 में गैप किया गया है। तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, एक साल अगर गैप किया है तो पूरी तैयारी में है कि 26 में इसको फिर से फेंक दो। तो देखिए भैया स्वप्रेरण गुणांक किसे कहा जाता है, स्वप्रेरण, स्व का मतलब अपने आप, स्वप्रेरण गुणांक जो होता है भाई ये क्या है कि एक ही कुंडली, एकल कुंडली में होने वाली घटना होती है,
अन्योन प्रेरण गुणांक वो दो कुंडलियों के बीच होने वाली घटना होती है। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे कि किसी कुंडली का जो स्वाप्रेरण गुणांक होता है उस मतलब उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये रही परिभाषा। एक मिनट भैया, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा। पानी पी लें। सॉरी उसके लिए, क्योंकि हमने बताया ना भाई, थोड़ा लगातार जब बोलते रहते हैं काफी देर, बस थोड़ा मन खराब होने लगता है। देखिए भैया, अब समझ में आ गया। पहले समझते हैं इसको फार्मूले से। परिभाषा में ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फार्मूले से समझते हैं कि जो फार्मूला होता है वो होता है एल बराबर भैया माइनस का ई अपान यहां पे डी आई, मतलब डी आई अपान डी टी या डेल्टा आई अपान डी टी लिखिए, डी आई अपान डी टी या डेल्टा अपान आई अपान डेल्टा टी। मतलब यही क्या हो जाता है भैया, स्वाप्रेरण गुणांक का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, यहीं से अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना हो, ई बराबर फार्मूला, तो ये ई बराबर क्या हो जाता है, माइनस का एल और डी आई यानी डेल्टा आई लिखिए या डी आई अपान डी टी, यही फार्मूला हो जाता है। तो भाई यहां पे अब समझिएगा, हमने एक बात आपको बताई। क्या बताया बच्चों, कि जो स्वाप्रेरण गुणांक है मतलब एल से दर्शाते हैं। कह रहा स्वाप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। इसके कह रहा है उस संख्यात्मक मान के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, जबकि उसमें धारा परिवर्तन की दर यानी डी आई अपान डी टी क्या हो जाए, एक हो जाए। धारा परिवर्तन की दर एक, अगर इसका मान एक, भाई नीचे जो है उसका मान एक हो जाए, यहां पे माइनस रहेगा, तो यूं कह सकते हैं कि एल बराबर केवल ई के बचा कि नहीं भाई माइनस, तो इस बात को माइनस हमने बताया, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को बताता है। ठीक है, यहां पर क्या है, वो फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है, इसलिए वो माइनस क्या है। ठीक, याद रखना। तो यहां पर ये समझ में आ गया कि जो क्या है भाई, कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जिसमें धारा परिवर्तन की दर क्या है, एकांक हो। यानी अगर इसके जगह पर एक रख दिया जाए तो एल बराबर ई के हो जाता है। तो इसी फार्मूले से ये पूरी परिभाषा बनी है। अब इसका मात्रक रखें भैया, मतलब मात्रक क्या होगा बच्चों वो देखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है वो देखते हैं, और दूसरा विमा। तो भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है बच्चों, हेनरी। एच से दर्शाते हैं। विमा क्या होता है, विमा होता है एम एल टू होता है, टी माइनस टू होता है, ए माइनस क्या होता है, टू होता है। ठीक, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। बात समझ में आ गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेना भैया, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। और वैसे भी कॉपी और पेन के साथ बैठा करो, सारे क्वेश्चन को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखोगे भैया उतना प्रैक्टिस होगा। और यही एग्जाम के अगर एक दो दिन पहले भी आप देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है। यानी सोने पे सुहागा का ये काम करेगा। ठीक है भैया, रामबाण ब्रह्मास्त्र जो भी समझो, ये वही सब आपके लिए है। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। और इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही कहा जाए, ये भी अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले यहां नहीं लिखा भैया। ठीक है,
और यहां पे ज्यादातर जैसे 3 नंबर वाले में सॉरी 2 नंबर वाले में जब पूछता है तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या ट्रांसफार्मर में मतलब उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। जैसा 2025 में लॉन्ग में एक 5 नंबर का आया था और एक इसी चैप्टर से उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर आया था। ठीक, तो यहां पर हम बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात क्या है, या ट्रांसफार्मर का बोलेगा कि सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफार्मर बच्चों एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसा साधन है जो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर काम करता है और इसके अनुपात के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है भैया, 2 कुंडलियां होती हैं। इस तरह से अगर ये विभाजित होता है तो ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। इधर फेरों, जैसे ये क्या है, तांबे के तार लपेटे हुए हैं तो इसमें फेरों की संख्या ये क्या हो जाएगा भैया, इधर कहेंगे प्राथमिक में तो एनपी, इधर क्या हो जाएगा एनएस। ठीक है, यही होता है एनपी एनएस। और उसके बाद इधर अगर विभव में अनुपात देखें तो वीपी हो जाएगा और इधर यह है वीएस। तो ये होता है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और ये विभव। ठीक, या यही विभव को ही बोलते हैं क्या, विद्युत वाहक बल। यहां पे अब यहां पे भाई हमें जानना है कि परिणमन अनुपात क्या होता है। क्या बच्चों, परिणमन अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहा जाता है। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक। अभी जो हमने बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर की कुंडलियां हैं, अगर ये प्राथमिक हैं तो इसमें फेरों की संख्या एनपी, ये द्वितीयक हैं तो इनमें एनएस। तो यहां पर यही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, तथा कह रहा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब भैया एनपी के अनुपात को ठीक है भाई, क्या है के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं। तो भैया ये बराबर किसके हो जाता है, स्मॉल आर के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आर बराबर एनपी अपान एनएस, या फिर इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, इसी को भैया ऐसा भी लिखा जाता है, यहां आर बराबर एनएस अपान एनपी। और चूंकि भैया ये जो बराबर होता है एनएस एनपी वो वीएस और वीपी के भी बराबर होता है, तो इस फार्मूले को अपन कुछ इस कदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया परिणमन अनुपात। चलिए बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भैया, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बबुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, और इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। चलिए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भैया लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी याद रखना भैया, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी आ चुका है। ठीक, तो यहां पे हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। तो एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर के बीच, इधर लिख देते हैं, के बीच कलांतर क्या होता है भैया। जो कलांतर होता है प्यारे बच्चों वो पाई बटे 2
रेडियन, पाई बटे 2 रेडियन कह लें, या फिर हम कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं भैया, 90 अंश, 90 अंश होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है। याद रखना कि धारा मतलब धारा परिपथ में क्या हो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर जो होता है वो पाई बटे 2 रेडियन, या फिर यूं कह सकते हैं 90 अंश। वो विकल्पी में भी कई बार पूछ लिया गया है इसको। और यहां पे पूछा क्या है कि प्रेरण प्रतिघात के लिए फार्मूला, प्रेरण प्रतिघात का जो सूत्र पूछा है वो हो जाता है भैया एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू का एल। यही क्या हो जाता है, प्रेरण प्रतिघात के बराबर सूत्र हो जाता है, ठीक है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 प्रमुख गुण लिखिए, या कहेगा लक्षण लिखिए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो वैसे भी लॉन्ग में आता है, बट ज्यादातर भैया आपका 2 से 3 नंबर वाले में ज्यादा पूछता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं भैया, ऐसी तरंगे जो वैद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के अध्यारोपण के ज्यावक्र से बनती है, वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं, क्योंकि भाई ये वैद्युत की भांति व्यवहार करती हैं और चुंबक दोनों की भांति व्यवहार करती हैं। तो इनके प्रमुख लक्षणों में पहला है प्यारे बच्चों की, ये त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है, ये त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ये तरंगे प्रकाश की तरह परावर्तित तथा अपवर्तित होती है, क्योंकि भैया इनकी जो चाल होती है, वो भी गुण लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है, इनकी चाल वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, क्योंकि भाई पूरा प्रकाश का गुण इनमें विद्यमान होता है, ठीक। तो ये तरंगे प्रकाश की तरह परावर्तित और अपवर्तित भी होती हैं, यानी प्रकाश का गुण विद्यमान होता है। तीसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश में भी क्या है, संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी निर्वात में भी चल सकती है। अगला है, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है, यानी इनकी ऊर्जा को वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा यहां वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये क्लास कैसी लगी मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आप लोग वीडियो बहुत ज्यादा मतलब प्यार, वीडियो पे प्यार बहुत देते हो, ठीक है, लेकिन भाई पता नहीं कौन सी दुश्मनी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। खैर आपकी मर्जी, आपको जो पसंद हो वो करिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।